चंद्रशेखर पर एक गोली लगी, मेरे हजारों साथी कहने लगे एक गोली तो क्या हम हजारों गोली मार देंगे। आज हमें वही गोलियां ही नहीं बंदूकें तैयार करनी पड़ेंगी। आप लोगों को हथियार रखने पड़ेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रखोगे तो ऐसे पिटते चले जाओगे। आज चंद्रशेखर पे हुआ, कल डॉक्टर उदित राज पे भी हो सकता है, कल रत्ना जी पे भी हो सकता है, कल आप जो बहुजन समाज की बात करते हैं मीडिया में। आपका स्वागत है। तो अभी हमारा एक आंदोलन है जो मैं और कल्पना बहुत जी ने स्टार्टिंग में बीड़ा उठाया, उसका इतिहास को पढ़ा, उन्होंने भी और मैंने भी, कि हम सेंगोल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि सेंगोल संसद से हटना चाहिए और जहाँ सेंगोल लगाया गया है उसी पर वहाँ पर अशोक स्तंभ स्थापित होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आदमी पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तो सबसे पहले जहाँ वो लगाई गई है उसको नतमस्तक होगा, जो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप हमारे इस मुद्दे पर आपका समर्थन मिलेगा? क्योंकि आपके साथ एक बड़ा जनाधार है, बहुत लोगों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ भी आप मिलते हैं, मैं कई आपके प्रोग्राम अटेंड किया हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। रत्ना जी, मुझे आपत्ति है आप पर। भीम योद्धा था 70 का हो या 16 का, कभी बुजुर्ग नहीं होता। आज आपके बीच में बैठा हूँ, इसी विषय में हम लोगों ने बहुत आंदोलन चालू की है कि जो नई संसद बन रही है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा जाए। मैं महेश राज जी का, तेलंगाना के उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने तेलंगाना के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से वाटिका और विधान सभा का नामांकन बाबा साहब के नाम से किया। जब तेलंगाना में हो सकता है तो रत्ना जी, जिस संविधान की रचना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की, जिस संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, जो समता मूलक समाज की बात करते थे, उनके नाम से वो संसद का नाम क्यों नहीं रखा गया? इसलिए मैं घोर विरोध करता हूं मोदी जी का, जिन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था को लागू किया वहां पर। नहीं तो संविधान कहीं नहीं कहता कि पूजा पाठ करने के पश्चात वहां का उद्घाटन किया जाए। क्या मोदी के बाप का भवन है? ये राष्ट्र का भवन था, वहां पूजा नहीं, वहां संविधान की पूजा होनी चाहिए थी। इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूं और उस बात का घोर विरोध करता बहुत हूं। बहुत धन्यवाद निर्माण साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे, हम कोशिश में हैं, कामयाबी मिलनी चाहिए। मान्यवर, अभी जब जिक्र आ रहा था, इसे बहुजन दस्तक के दफ्तर के अंदर मैंने एक इंटरव्यू दिया था, शायद आपको याद होगा। जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने धम्म की दीक्षा 5000 लोगों के बीच में मेरे पवित्र स्थान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड में दिलवाई और 22 प्रतिज्ञाएं जो दिलवाई, उसका नतीजा यह हुआ कि उनका घोर विरोध हुआ। एक राजनीतिक कारण था और उस समय कई लोगों ने कहा था राजेंद्र गौतम का गला काट देना चाहिए। तब मैंने कहा था ना कि राजेंद्र गौतम का गला एक कटा तो हजारों गले तैयार हैं, और उसका यह नतीजा निकला कि राजेंद्र पाल गौतम जी को और उनके अन्य साथियों को भारत भीम मिशन के माध्यम से ये संघर्ष करने का एक संघर्ष जो किया उन्होंने, वो आज मैं ये इसलिए आया हूं कि मैं देख रहा हूं उस समय के पश्चात से बहुजन हित के लिए जो भी व्यक्ति बात करता है, चाहे वह बहुजन समाज से हो चाहे अन्य समाज से हो, उसका विरोध आरंभ हो जाता है ये मनुवादियों के द्वारा। आज अभी कुछ ही समय पहले मेरे छोटे भाई चंद्रशेखर पर एक गोली लगी, मेरे हजारों साथी कहने लगे एक गोली तो क्या हम हजारों गोली मार देंगे। आज हमें वही गोलियां ही नहीं बंदूकें तैयार करनी पड़ेंगी। आप लोगों को हथियार रखने पड़ेंगे अपनी सुरक्षा के लिए।
अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रखोगे तो ऐसे पिटते चले जाओगे। आज चंद्रशेखर पे हुआ, कल डॉक्टर उदित राज पे भी हो सकता है, कल रत्ना जी पे भी हो सकता है, कल आप जो बहुजन समाज की बात करते हैं मीडिया मेरा, उसके ऊपर भी आघात प्रतिघात हो सकता है। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि आप कलम थामिए, आप बंदूक की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कलम की वो ताकत थी, लेकिन आज वो कलम की ताकत जब हम लेते हैं तो लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ वो कलम की ताकत अब काम नहीं आ रही है। अब हमें अपनी सर ताकत सुप्रीम दिखानी कोर्ट होगी। के डिसीजंस, हमारे एक से एक अच्छे वकील जब हमारे बहुजन समाज के केसेस को फाइट करने जाते हैं तो कलम की ताकत को भी यहाँ पर जो सत्ता का जो पूरा हथकंडा उसने बिल्कुल खरीद रखा है। मैं बिल्कुल साफ साफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर मेरा ये आरोप है। आप नहीं तो मनीषा वाले कांड में देख लीजिए, आप वहां पर 3 जो कि लड़की ने स्टेटमेंट दिया एसडीएम के सामने हॉस्पिटल के अंदर कि ये लोग थे और उन्होंने मेरे साथ में ये किया, उनको 3 लोगों को बरी कर दिया गया और एक आदमी को सिर्फ उम्र कैद दिया। तो यहाँ अब आज का दौर अलग है, बाबा साहब के जमाने का दौर अलग था। इसलिए शायद जो अशोक निर्माण साहब की जो पीड़ा है, जो इस रूप में आप देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। क्योंकि जो कलम की ताकत का मतलब है कोर्ट, वकील, सुप्रीम कोर्ट, यही कलम की ताकत है और कानून। लेकिन यहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं जो अब की जो सरकार है वो उसको पूरा एकदम समझ लीजिए कि खरीद के रख लिया है। इस तरह के डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट के जब भी बहुजन समाज के मामले में हो, चाहे हाई कोर्ट के हो, चाहे लोअर कोर्ट के हो, उसके खिलाफ क्यों आ रहे हैं? तो कलम की ताकत फेल होती नजर आ रही है। इसलिए हमको इस तरह के स्टेप उठाने की जरूरत पड़ सकती है। निर्माण जी, ये बहुजन सत्ता में कैसे आएंगे? ये तो बिखरे हुए हैं, चारों तरफ अलग अलग दल बना लिए, सेंटर बना लिए, लाखों इनके सब बटा हुआ है वोट, कैसे सफलता मिलेगी इनको? मान्यवर 1980s की घटना आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मकवाना जी, बूटा सिंह जी इत्यादि लोगों के माध्यम से 114 सांसद इकट्ठे हुए और एक जागृति पैदा हुई। लेकिन आज हमारे सांसद हों चाहे विधायक हों, गुलाम बन के रह गए हैं, गुलाम मानसिकता के हैं। वह अपनी पार्टियों की बात तो करते हैं लेकिन समाज हित की बात नहीं करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं रत्ना जी और आप लोगों की बात से सहमत हूँ, इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जो समाज हित की बात नहीं करते। बहुत सारे संगठन बन गए हैं सर, पार्टियां बन गई हैं, गली गली में जो विधायक पार्षद घूम रहे हैं, उनके साथ वोट नहीं है, संगठन बना लिए, ये एकजुट नहीं है, तो उनको वोट कैसे मिलेगा? सभी का सत्ता में कैसे आएंगे? नहीं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है इनकी और उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को ही खत्म करना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा आप लोगों के प्रति होनी चाहिए। आज आप लोग अपने मीडिया चला रहे हैं, आप बताइए कौन आपका साथ देता है, किस प्रकार से आप मीडिया चला रहे हो। मैं अभी एक किसी मीटिंग में बैठा था, वहां मेरे को पता लगा एक पत्रिका चलाने के लिए लोगों ने पैसा, अपने जो दहेज मिलता था वो पैसा वहां दिया। इस प्रकार से पत्रिकाएं चलती थी। और मैं सोचता हूँ मालूम नहीं आज मेरा बहुजन दस्तक या बहुजन समाज के जो मीडिया हैं वो किस तरीके से अपना पालन पोषण कर रहे होंगे। एक दिन ऐसा आएगा यदि इसी प्रकार से हमारे लोग आप लोगों का साथ नहीं देंगे तो आपका भी दम टूट जाएगा। तो मैं उस दम को जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहा हूँ। रत्न जी से पूछो, मैं एक पेंशन भोगी हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी उसका 15% मैं बहुजन दस्तक में देने का प्रयास करता हूँ। सर, जो मनुवादी पार्टियां हैं उनका 15% है वो लोग, लेकिन उनका एक ही नेता है नरेंद्र मोदी, उन्होंने सब पार्टियों को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जो विपक्षी हैं उसमें 85% कहे जाते हैं ये, और 85 नेता इनके हो गए हैं, 85 दूल्हे हैं। ये कैसे सत्ता में आएंगे? इनको एकजुट क्यों नहीं किया जा रहा है विपक्षी लोगों को? ये लोग अलग हैं और उसमें दलित अलग हो रहे हैं। सर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं साफ ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी और संगठन का हो, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो संगठन भी हो, जो समाज के पैसे का और समाज को इकट्ठा करके अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, चाहे वो एसी या कोठी या बंगला क्यों ना हो, मैं ऐसे लोगों को दलाल बोलता हूं। ये दलाल हैं, बहुजन समाज के दलाल हैं। जब तक ये दलाल अपना निस्वार्थ जो लालच है, जो निस्वार्थ काम नहीं करेंगे, जो पर्सनल लालच है ऐशो आराम की जिंदगी जीने का समाज के नाम पर, ये धब्बा है। जब तक इसको आप नंगा नहीं करेंगे तब तक आपके समाज की सरकार 2024 तो क्या, अगले 50 साल तक भी आप बहुजन की सरकार नहीं बना पाएंगे। तो क्या इनकी वोटों का सिर्फ यूज किया जा रहा है? जो बहुजन है, दलित है, बिल्कुल वोटों का यूज किया जा रहा है। हम तो सीधा बोलते हैं भाई, बहुजन समाज पार्टी, मैं तो नाम लेकर के बोलता हूं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो परिसंघ हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे प्रकाश राव अंबेडकर का वंचित अघाड़ी हो,
चाहे वामन मेश्राम का भारत मुक्ति मोर्चा क्यों ना हो, एक मंच पे क्यों नहीं आते अगर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपने अपने ऐशो आराम के लिए कोठी, आप देखिए 20-20 लाख के एक सोफे पे बैठते हैं ये लोग, वो किसका पैसा है? वो आपका और मेरे बहुजन समाज का पैसा है वो। और यहाँ पे आप देख लीजिए पिछले 5 साल से आज तक आप भी खुद देख रहे हैं, अभी बैठे हैं स्टूडियो के अंदर, एसी नहीं चला सकता हूं क्योंकि मेरे पास एसी का बिल के लिए पैसा नहीं है। समाज की लड़ाई वही लड़ सकता है जो दोबारा एक काशीराम बनना होगा, अदरवाइज काशीराम बिना बने सब मायावती और अठावले और पासवान बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने ऐशो आराम और बंगलों के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ खुलेआम, मुझे किसी का डर नहीं। अच्छा, बहुजन जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो अपने नेताओं को बहुत ज्यादा कोसते हैं। जो दूसरी पार्टियों में है बहुजन लोग या दलित हैं जो भी हैं, आप उन पे कभी आंच नहीं? मैंने तो आपके सामने बोला ना, अभी रामदास अठावले कहाँ है हमारे बहुजन समाज की पार्टी, उसकी रामदास अठावले पासवान कहाँ है? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, मैं एक को इसके लिए एक जिम्मेदार नहीं है। जितने जिम्मेदार अगर रामदास अठावले है या जितना रामविलास पासवान का बेटा है उतने ये भी तो जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं एक मंच पे आते? फिर दलित सांसद हैं, हजारों विधायक हैं, वो कहाँ है आज? उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं आप? मैंने वही तो बोला कि अब सबके नाम तो मुझे याद नहीं है। मैं तो 131 के 31 जो सांसद हैं वो सबके सब आपको भी मैंने उदाहरण दिया है। चमचायुग की औलाद हैं, वो चमचायुग की औलाद हैं, इसलिए समाज की आवाज नहीं उठाते कभी भी। कभी एकजुट हो पाएंगे ये लोग? जब तक अपने पर्सनल स्वार्थ सुख सुविधाओं की तरह मेरी तरह नहीं छोड़ेंगे तो ये समाज को इस्तेमाल करते रहेंगे, समाज के साथ गद्दारी करते रहेंगे और ये बहुजन समाज का इस्तेमाल होता रहेगा। सर 21 तारीख का जो जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन है वो मात्र चंद्रशेखर जी के ऊपर जो गोलियां चलाई हैं उसके विरोध में नहीं है। उसके साथ साथ हमारे जो रविदास मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तथागत भगवान बुद्ध के जो हमारे बुद्ध विहारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उन सब के विरोध में ये आंदोलन है। तो मेरा उन जिनका आप लोगों ने जिक्र किया है, खास तौर से उन नेताओं को जो सांसद हैं, जो पार्षद हैं या जो विधायक हैं, वो वहाँ आए, वो लोग नहीं आते। वहीं से आप समझ लेना ये लोग चमचा युग के जो मान्यवर काशीराम जी ने करा था, ज्योति बाबा फूले ने लिखा था, वो सत्य हो जाएगा। इन लोगों को आप लोगों को ही निकालना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। मीडिया का बहुत 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 धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।